आज हम बच्चों पढ़ेंगे राउट्स लॉ। मेरा नाम आपको पता है प्रोफेसर मोहम्मद नईम, केमिस्ट्री वाला। आपने हमारा चैनल जो है ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो आज का जो टॉपिक है वो है राउट्स लॉ। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि आइडियल सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहते हैं जो राउट्स लॉ ओबे करे, और रियल सॉल्यूशन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहते हैं जो राउट्स लॉ से डेविएट करेगा, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि रिजल्ट जो आएगा जो राउट लॉ बताता है उससे ज़्यादा आएगा, दैट इज़ पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव का मतलब है जो रिजल्ट राउट्स लॉ के मुताबिक आना चाहिए उससे कम आ रहा है, दैट इज़ नेगेटिव डेविएशन। तो रियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो राउट्स लॉ से डेविएट करते हैं, लेकिन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो राउट्स लॉ ओबे करते हैं। अब राउट्स लॉ है क्या? आपने लिक्विड के चैप्टर में पढ़ा है वेपर प्रेशर, ये लिक्विड मॉलिक्यूल है, ये सरफेस है, प्योर सॉल्वेंट यानी लिक्विड है। तो जो मॉलिक्यूल इसकी सरफेस पे आएंगे और वो वेपर में चेंज हो, यहाँ वेपर, और ये वेपर जो हैं प्रेशर एक्सर्ट करेंगे कुछ ना कुछ। अब अगर इसी सॉल्यूशन में इसी सॉल्वेंट में ये ब्लैक जो है ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, हमने सैल्यूट ऐड कर दिया, ये ब्लू जो है सैल्यूट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, वेपर्स उसके मुकाबले में कम होंगे। यहाँ पर वेपर ज़्यादा है, प्रेशर भी ज़्यादा होगा। यहाँ पर वेपर कम है तो प्रेशर भी कम होगा। तो वेपर कम क्यों हुए, वजह क्या है? वजह ये है कि सैल्यूट पार्टिकल में और सॉल्वेंट पार्टिकल्स में अट्रैक्शन क्रिएट हो गई, अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से ये जो स्केपिंग टेंडेंसी थी वो इफ़ेक्ट हुई, कम हो गई। अब आप कहेंगे सर ये समझ नहीं आया, मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ। आप घर से बाहर कब नहीं जाते? जब घर के अंदर कोई ख़ास एक्टिविटी हो रही हो तो आप घर से नहीं जाते। मसलन इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है फाइनल, और आपका दिल चाहता है कि मैं मैच पूरा देखूं, आप घर से नहीं जाएंगे, यानी घर के अंदर अट्रैक्शन है। या कोई ख़ास कज़न आ गया है उसकी वजह से भी आप घर, समझ गए ना? हाँ, बड़े समझदार हैं। कोई कज़न आ गया है जिसकी वजह से वो अमेरिका से आया है, बहुत जो है अरसे बाद आया है, आप चाहते हैं ज़्यादा टाइम उसके साथ गुजारे, आप घर से नहीं निकलते। यानी घर से निकलने का जो रेट है वो इफ़ेक्ट होता है जब घर के अंदर कोई अट्रैक्शन हो। तो यहाँ क्या हुआ कि सैल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट में अट्रैक्शन हो गई। यहाँ क्या है, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, यानी सॉल्वेंट पार्टिकल है, यहाँ भी सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेपर प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ x1 जब लिखेंगे ना, x1 पासबुक्स में हो सकता है XA लिखा हो, तो ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और जब x2 लिखेंगे तो ये होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट। P जो है ये क्या है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर। और P0 ये है जी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये P क्या है, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। ये किसके प्रोपोर्शनल है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और P इज इक्वल टू P0 x1। P0 अभी आपको मैंने बताया कि ये वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट, यानी अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 है, सपोज x1 इज इक्वल टू 1, तो उस सूरत में P इज इक्वल टू P0। भाई जब मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का 1 है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर सैल्यूट पार्टिकल नहीं है, तो फिर जो सॉल्वेंट का प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट का ही होगा ना, वेपर प्रेशर। नई बात समझे? देखें, सॉल्वेंट और सैल्यूट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 है। व्हेन x1 इज इक्वल टू 1 तो x2 इज इक्वल टू 0 इन दिस इज प्योर सॉल्वेंट के। अब यहाँ पे क्या है जी, इसके अंदर सैल्यूट आ गया, तो जब सैल्यूट आ जाएगा इसके अंदर तो फिर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन
1 नहीं रहेगा, 1 से कम हो जाएगा। भाई इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 है ना। अब अगर ये 1 है तो ये 0 होगा, अगर ये 0.9 है तो ये 0.1 होगा, क्योंकि दोनों का सम 1 है। क्लियर हो गया। इसका मतलब ये है कि जब हम सैल्यूट ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट में, ये बन जाता है सोल्यूशन। दिस इज सोल्यूशन। तो इस सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट है इसका वेपर प्रेशर है P, दिस इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब ज़ाहिर है यहाँ पे सॉल्वेंट जो है उसका मोल फ्रैक्शन क्या है, यहाँ सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है 1 और यहाँ सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जो है लेस देन 1 हो गया ना, 1 से कम हो गया क्योंकि इसके अंदर सैल्यूट पार्टिकल आ गए। तो जब लेस देन 1 होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। वेपर प्रेशर कम हो गया ना, यहाँ वेपर प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ सैल्यूट पार्टिकल के आने से अट्रैक्शन हो गई। तो अट्रैक्शन जब हुई तो वेपर प्रेशर जो है वो कम हो गया। यानी अगर हम इसकी कोई वैल्यू सपोज पी और सॉल्वेंट जो है सपोज पी नॉट इज इक्वल टू 600 मिलीमीटर, ठीक है, और P जो है ये किसके इक्वल होगा 600 मिलीमीटर व्हेन x1 इज इक्वल टू 1, और P क्या हो जाएगा 600 इंटू 0.9, ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 से, तो यही आंसर आएगा 600 ही। अब यहाँ क्या हो गया मोल फ्रैक्शन 0.9, तो ये बताएं क्या हो जाएगा 540 मिलीमीटर। तो वेपर प्रेशर कम हो गया ना। क्यों कम हुआ है वेपर प्रेशर, क्यों कम हुआ है? इसलिए कि सॉल्वेंट जो है उसका मोल फ्रैक्शन कम हो गया। जब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर हो गया ये। दिस इज राउट्स लॉ। राउट्स लॉ जो है ये बेटा 3 डिफरेंट वे से बताया जा सकता है और सभी जो हैं एक जैसी हैं, लेकिन बताने का अंदाज डिफरेंट है। राउट्स लॉ एक ही है, ये ना समझे कि ये जो है दूसरा है या तीसरा, ऐसी बात नहीं है। राउट्स लॉ को डिफरेंट वे से बताया गया है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि एक बादशाह जो है वो एक नजूमी से अपने ख्वाब की ताबीर पूछता है, तो नजूमी उसको कहता है बादशाह सलामत, आपके सामने आपके तमाम घर वालों की गर्दनें काट दी जाएंगी। बादशाह को तो गुस्सा आएगा ना, ये क्या कह रहा है। अब दूसरे नजूमी से पूछता है जी इसकी ताबीर क्या है। दूसरा वो कहता है बादशाह सलामत, आपकी उम्र आपके तमाम घर वालों से ज़्यादा है। तो दोनों ने एक ही बताया ना, लेकिन बताने का जो वे है वो डिफरेंट है। ठीक है, बाज़ दफ़ा हम किसी को डायरेक्ट कोई बात कर देते हैं, उससे वो माइंड कर सकता है, तो डायरेक्ट कभी भी ना कहें, उसको इनडायरेक्ट कहें ताकि उसको अपनी गलती का भी एहसास हो जाए और वो फील भी ना करे। दैट इज़ द बेस्ट वे कि आप किसी की करेक्शन कर रहे हैं तो उसको डायरेक्ट टांट में ना करें, उसको किसी ऐसे तरीके से करें जिससे वो फील भी ना करे और अपने आप को करेक्ट भी कर लें। तो इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं। तो राउट्स लॉ जो है वो एक ही है, लेकिन बताने का वे जो है वो डिफरेंट है। पहली जो डेफिनेशन है वो ये है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, या वेपर प्रेशर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, वेपर प्रेशर is directly proportional to the mole fraction of solvent. ठीक है, this is Raoult's law, this is equation 1. अब अगर मैं इसमें इसको एक और तरीके से बताना चाहूँ तो मैं x1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ। पुटिंग the value of x1 किसके इक्वल होता है? आपने पढ़ा है कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 और x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। तो x1 जो है इसके इक्वल है, तो p इज इक्वल टू p नॉट इंटू की वैल्यू लगा दो ना 1 माइनस x2। ठीक, p इज इक्वल टू p नॉट माइनस p नॉट x2। अब इसको उधर ले जाएं, उसको उधर ले आएं, तो ये हो जाएगा p नॉट माइनस p is equal to p naught x2. What is p naught? P naught is this one, and what is p? P naught is this one. तो अगर आप इसमें से ये माइनस कर दें तो ये क्या आएगा? देखें, ये 600 है, इसमें से आपने
540 माइनस किया तो 60 आ जाएगा ना, क्यों जी? डिफरेंस जो है 600 माइनस अगर हम 540 लें तो ये 60 आ जाएगा। यानी अगर हम इसको और इसको कंपेयर करते हैं तो 60 मिलीमीटर प्रेशर कम हो गया है। तो अगर आप डिफरेंस लेंगे, दिस इज डेल्टा पी, पी नॉट x2। व्हाट इज डेल्टा पी? डेल्टा पी इज नॉट चेंज इन वेपर प्रेशर, चेंज नहीं है। चेंज जब आप कहते हो ना, तो चेंज जो होता है दो सेंस में होता है। किसी चीज़ का पहले से बढ़ जाना भी चेंज है, किसी चीज़ का पहले से कम होना भी चेंज है। इसलिए चेंज नहीं कहना, यहाँ बताना है कि होगा क्या। यहाँ आपने देखा है कम हो गया है, तो ये जो है दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अगर हम ये दिस इज कांस्टेंट, तो अगर हम इस कांस्टेंट को रिमूव कर दें तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे। अब मुझे बताएं कि ये सेकंड डेफिनेशन फिर क्या बन गई? सेकंड डेफिनेशन ये बन गई कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, किसका वेपर प्रेशर लोअर है? सॉल्वेंट का। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट। यानी अगर सैल्यूट आपने ऐड किया है, पहले यहाँ कोई नहीं था, प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है जी, तो अगर ये 0.9 है तो सैल्यूट 0.1 होगा। अगर ये 0.8 हो जाए तो सैल्यूट जो है वो 0.2 हो जाएगा। अब उसकी देखें, अगर हम 0.8 करते हैं तो P किसके इक्वल आएगा? ये है ना फार्मूला, तो ये 600 है और x1 जो है सपोज 0.8 हो गया सैल्यूट ऐड करने से। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा जी 480। अब 480 जो है और ये 60 है। अगर हम लोअरिंग चेक करें, डेल्टा पी लोअरिंग होगी ना, पहले क्या था? पी नॉट 600 माइनस 480, तो ये क्या आ गया जी? 120। पहले लोअरिंग कितनी हुई है? 60, अब क्या हो गई है? 120, यानी उसका डबल हो गया। तो यहाँ सैल्यूट जो है इसका मोल फ्रैक्शन क्या है? अगर ये 0.9 है तो सैल्यूट जो है 0.1 होगा। अगर ये 0.8 है तो सैल्यूट जो होगा 0.2 होगा। अब आप बताएं, ये 0.1 से 0.2 हुआ, डबल हो गया ना। तो लोअरिंग भी तो डबल होगी, पहले 60 हुई थी, अब 120। इसका मतलब ये हुआ कि वेपर प्रेशर में जो लोअरिंग होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट। अगर हम सैल्यूट की अमाउंट ज़्यादा करेंगे तो ज़ाहिर है उसका मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट का कम होता जाएगा। देखिए सॉल्वेंट फिक्स है, ये नहीं कि हम सॉल्वेंट भी ऐड करें। सॉल्वेंट आप फिक्स कर लें, आप 90 ग्राम वाटर ले लें, सॉल्वेंट फिक्स हो गया, और उसके अंदर आप जो है कुछ अमाउंट किसी सैल्यूट की ऐड करें, फिर और ऐड करें। सॉल्वेंट फिक्स रहना चाहिए, सॉल्वेंट नहीं चेंज करना, ये सॉल्वेंट भी चाहिए नहीं, सॉल्वेंट फिक्स, ठीक है। तो वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के, और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट के, ठीक है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड डेफिनेशन हो गई, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट, यानी जो है सैल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम ये जो सेकंड जो हमारे पास आई है इक्वेशन, इसको अगर हम इस तरह कर लें, x2 डेल्टा p ओवर p नॉट, अब हम रिलेटिव ले रहे हैं, दिस इज रिलेटिव, तो डेल्टा p ओवर p नॉट क्या चीज़ है? दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर ये नहीं आ रहा तो मैं इधर लिख देता हूँ, डेल्टा p ओवर p नॉट, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये अगर यहाँ से नज़र नहीं आ रहा तो डेल्टा p ओवर p नॉट, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सैल्यूट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अच्छा, ये जो राउट्स लॉ आपने पढ़ा है, इसमें जो सैल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, और जो सॉल्वेंट है यानी नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये भी आप साथ लिखें, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और सॉलिड है। और जो सॉल्वेंट है ये क्या है? वोलेटाइल, और ये लिक्विड है।
यानी एक लिक्विड एक सॉलिड। सॉल्यूशन बहुत से तरीक़ों से बनाया जा सकता है, ये ज़हन में रखें। हम हर टाइप यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। 9 डिफरेंट वे हैं सॉल्यूशन बनाने के। यानी सॉलिड को सॉलिड में मिला लो सॉल्यूशन, सॉलिड को लिक्विड में मिला लो सॉल्यूशन, सॉलिड को गैस में मिला लो सॉल्यूशन। यानी एक चीज़ आप फिक्स कर दें, दूसरी चेंज करते जाएं। यानी सॉल्यूट फिक्स कर लें, सॉल्वेंट चेंज करते जाएं। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है, जो सॉल्यूट है उसको आप लिक्विड कर लो, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस। तो ये आपको 9 डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ये आपने 9th-10th में भी पढ़ा है, तो वो आप खुद भी देख सकते हो, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। और एग्जाम्पल भी साथ दी हुई है। अब जैसे स्मोक है, धुआं, धुएं में क्या होता है, कार्बन पार्टिकल होते हैं, तो वो क्या हो गया, सॉलिड। और किस में है, एयर में। एयर क्या है, गैस है ना, तो सॉलिड इन गैस, ये भी सोल्यूशन है। ठीक है। मॉइस्चर जो है, अब यहाँ पे जो है सैल्यूट क्या है, वाटर यानी लिक्विड है। और 7 अप पीते हो, ये कहना तो नहीं चाहिए था, इस तरह उनकी पब्लिसिटी होती है। ठीक है। उसमें क्या होता है, जैसे आप खोलते हैं तो शटर की आवाज़ आती है। गैस जो होती है वो लिक्विड के अंदर होती है, एक गैस जो है उसको लिक्विड में आप कहें, तब भी सोल्यूशन है। तो ये जो मैंने आपको राउट्स लॉ बताया है, ये कब है, जब यहाँ पर वेपर जो होंगे सिर्फ वोलाटाइल सॉल्वेंट के होंगे, जो सैल्यूट इसके अंदर है उसके नहीं होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि अगर जो है दोनों ही जो है कंपोनेंट किसके, सॉल्यूशन के, वो लिक्विड हो, तो फिर क्या होगा। शाबाश, क्वेश्चन मेरा समझ आ गया है कि अगर दोनों ही कंपोनेंट सॉल्यूशन के लिक्विड है तो फिर राउट्स लॉ कैसे अप्लाई होगा। एक बच्चा कहता है सर हमें ये राउट्स लॉ से कैसे पता चलता है ये आइडियल सॉल्यूशन है। मैंने उसे कहा भाई आपको ये तो पता होता है ना कि सैल्यूट जो आपने इसके अंदर ऐड किया है वो कितना है, सॉल्वेंट कितना है। अब दोनों के मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। कहता सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो फिर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पता होता है, वो आप उसे मैनोमीटर से फाइंड कर सकती, तो प्रेशर भी पता चल गया और मोल फ्रैक्शन भी पता चल गया। अब ये जो सॉल्यूशन बनाओगे इसमें आपको सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी पता है, सैल्यूट का मोल फ्रैक्शन भी पता है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन भी पता है, तो आप बता नहीं सकते कि ये जो सॉल्यूशन बनेगा इसका वेपर प्रेशर ये होगा। कहता सर बिल्कुल हम बता देंगे। मैंने कहा अगर जो सॉल्यूशन आपने बनाया है और आपने उसका वेपर प्रेशर बता दिया कि जी ये जो सॉल्यूशन बना है इसका वेपर प्रेशर कितना है जी, 700 है। ठीक है जी। अब इंस्ट्रूमेंट से चेक करें 700 ही आ रहा है, इसका मतलब है कि जो आपने सॉल्यूशन बनाया वो आइडियल सॉल्यूशन, कि जो आप कैलकुलेट करते हैं वही एक्सपेरिमेंटली जो है रिजल्ट आता है। तो इस मीन के जो सॉल्यूशन है राउट्स लॉ बे कर रहे हैं ना भाई, हम राउट्स लॉ से ही रिजल्ट लेते हैं ना, नहीं बात समझे। हमें इक्वेशन लगा के जो है कहते हैं कि इसका ही वेपर प्रेशर है, और फिर जो इंस्ट्रूमेंट से चेक करते हैं उसका वेपर, अगर दोनों एक जैसे आ गए तो उसका मतलब आइडियल है। अगर एक जैसे नहीं है तो फिर आइडियल नहीं है। नहीं समझे बात। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल से बताता हूँ। आपने जो है बोर्ड का पेपर दे दिया केमिस्ट्री का जी, आपने घर आके कैलकुलेशन की, तो आपने कहा जी मेरे 85 में से 80 मार्क्स आएंगे। अभी रिजल्ट नहीं आया, आपने पहले बता दिया 80, अब रिजल्ट आता है 80 आ गए तो आइडियल हो गया ना। लेकिन अगर 80 नहीं आते, 84 आ जाते हैं तो फिर आइडियल नहीं है। ये क्या है, उससे पॉजिटिव डेविएशन है। जो आपने कैलकुलेशन की कि 80 मार्क्स मेरे आएंगे, आ रहे हैं 84, तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव डेविएशन है उस रिज़ल्ट से जो आपने थोरेटिकली बताया था। एक्चुअली तो 84 आए हैं, आपने थोरेटिकली किया वो 80। ठीक है। अगर आपने 80 किया तो 80 आ गए, फिर तो आइडियल हो गया ना। अगर 80 कैलकुलेशन की और आए 84 तो फिर पॉजिटिव डेविएशन। और अगर पुत्र जी आ जान 60, फिर तो आपकी निकल जाएंगी चीखें कि मैंने तो 80 कैलकुलेट किए तो मेरे साथ ज़्यादती हो गई, ये वो इस तरह की बातें करेंगे। अब क्या हुआ कि 80 आना चाहिए था, आ गया है 60। दिस इज नेगेटिव डेविएशन, आइडियल नहीं है, ये नेगेटिव हो गया। अगर उससे ज़्यादा आता तो पॉजिटिव, अगर उससे कम आता तो नेगेटिव, अगर उतने ही आ जाए तो फिर आइडियल है। तो राउट्स लॉ जो है जब दो लिक्विड के ऊपर अप्लाई किया जाए, व्हेन बोथ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन आर लिक्विड। राउट्स लॉ व्हेन बोथ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन आर लिक्विड।
यानी इसका मतलब ये है कि जो सैल्यूट पार्टिकल्स हैं, ये अगर सैल्यूट पार्टिकल हैं, इसके अंदर सॉल्वेंट भी हैं, सॉल्वेंट भी है, सैल्यूट भी है, और सैल्यूट लिक्विड, सॉल्वेंट ये भी लिक्विड है। अब क्या होगा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर वेपर किसके होंगे? क्या सॉल्वेंट के होंगे, क्या सैल्यूट के होंगे? बच्चा कहता है सर ये कितने होंगे? भाई दोनों ही लिक्विड हैं, तो यहाँ पर वेपर्स जो होंगे किसके होंगे? भाई वेपर दोनों के होंगे ना। ये वेपर जो है ग्रीन भी हैं और वेपर जो हैं काले भी हैं, दोनों के हैं। बोथ आर लिक्विड, बोथ आर लिक्विड, तो दोनों के वेपर। अब क्या करें? अब रोड्स लॉ क्या होगा? किसका वेपर प्रेशर? अब आपने इन दोनों लिक्विड के ऊपर रोड्स लॉ अप्लाई करना है, ठीक है। इसको जो ऐसे समझ लें, यहाँ पे जो है प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, काला जो तो नज़र आ रहा है सॉल्वेंट, ये प्योर है। और ये क्या है? दिस इज़ प्योर सैल्यूट। भाई आपने इन दोनों को मिक्स किया है ना, इसको और इसको, दोनों को मिक्स करके सोल्यूशन बनाया है, तो ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है। तो अगर आप इस पर राउट्स लॉ अप्लाई करोगे, अब इसको मैं अगर सॉल्वेंट है तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, ए कर लेते हैं, और इसके लिए बी कर लेते हैं, बी। अगर आप इस पे राउट्स लॉ अप्लाई करोगे, ठीक है, तो क्या होगा जी? इस पे जब राउट्स लॉ अप्लाई करोगे तो ये होगा पी ए इज़ इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, क्योंकि ये भी लिक्विड है ना। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड इट्स वेपर प्रेशर। और इस पे अगर आप रोड्स लॉ अप्लाई करें तो पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। तो यहाँ पर वेपर्स क्योंकि दोनों के होंगे, तो हमने पढ़ा है कि टोटल प्रेशर जो होगा, ज़ाहिर इसमें सिर्फ ए का नहीं होगा, दूसरे लिक्विड का, यानी ए और बी दोनों के वेपर रहेंगे, तो टोटल प्रेशर ये किसके इक्वल होगा? ये पी ए और पी बी का सम होगा। यानी टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, यानी टोटल जो है उनके जितने भी प्रेशर्स हैं उनका सम होगा। दिस इज इक्वेशन 1। अब आप इस पे जो है ना पी ए और पी बी की वैल्यू पुट करें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी ए एंड पी बी, तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। दिस इज, अब आप, एक बच्चा कहता है सर इसमें तो दो ये आगे हम एक ही करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो बेटा। यानी ये ए है तो इधर ए नहीं है, इधर तो बी है, हम क्यों ना एक जैसा कर लें। तो मुझे ये बताएं कि एक्स ए प्लस एक्स बी इसका सम किसके इक्वल होगा? 1 के। तो एक्स बी फिर किसके इक्वल हो गया? एक्स बी जो है ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए, ठीक है, 1 माइनस एक्स ए। अब यहाँ पुट कर देना, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ एक्स बी, तो पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए। भाई यहाँ पे दोनों के जो हैं वेपर्स हैं, एक जिसकी अमाउंट ज़्यादा है तो वो सॉल्वेंट होगा, जिसकी अमाउंट कम है वो सैल्यूट होगा। मैंने आपको कहा है ये सैल्यूट और ये सॉल्वेंट है, ठीक है। अब इसको खोल दें ब्रैकेट को, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए, ये हो गया। अच्छा, और सिंप्लीफाई कर लें, पी टी इज़ इक्वल टू, अब ये एक जैसे हैं तो उनको एक इकट्ठा करके लिख लें, पी नॉट ए एक्स ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए, ठीक है, प्लस पी नॉट बी, ठीक है, ये लिखा जा सकता है ना, ठीक है जी।
और अब देखिए ये कॉमन है, तो आप पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी ये ब्रैकेट में लिख लें। एक्स ये हो सकता है भाई, यस हो सकता है, ये कॉमन ले लिया ना, और ये प्लस पी नॉट बी। यानी अगर आपने दो लिक्विड को मिलाकर सोल्यूशन बनाया और आप ये चेक करना चाहते हैं कि जी ये आइडियल सोल्यूशन है या नहीं, फिर ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, अब मैं आपको जो है चलें बताता हूँ। फ़र्ज़ करें ये जो सॉल्वेंट है, ठीक है, इसका जो वेपर प्रेशर है वो 600 मिलीमीटर है, और ये जो सॉल्वेंट है तो सॉरी ये है सैल्यूट लेकिन है लिक्विड। इसका जो वेपर प्रेशर है ये हम पी नॉट ए, और इसका जो है पी नॉट बी ये सपोज 400 है। ठीक है, अब यहाँ जो सोल्यूशन बना है, ये सोल्यूशन जो बना है इसमें एक्स ए जो है ये 0.9 है और एक्स बी जो है ये 0.1 है ना। देखिए जब आप सोल्यूशन बनाते हैं, एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट है, तो इनके ये मोल फ्रैक्शन है। अब आप वैल्यू पुट करें तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा? पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, 600 माइनस 400, ठीक हो गया। एक्स ए क्या चीज़ 0.9 है, प्लस एक्स बी क्या है 400 है। अब इसको सॉल्व करें, इसमें से ये 200 आएगा, 200 को 0.9 से मल्टीप्लाई करें, 200 को 0.9 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा? 200.9 180 प्लस 400, तो आंसर क्या आ गया? 085। यानी अगर आपने ये सोल्यूशन इस तरह से बनाया है और इनके वेपर प्रेशर आप जानते थे प्योर के, तो ये जो सोल्यूशन बनेगा इसके ऊपर जो वेपर्स आएंगे इनका टोटल प्रेशर 580 होगा। अगर 580 है तो इसका मतलब है ये सोल्यूशन आइडियल है। अगर 580 नहीं आता, इसे कम आता है या ज़्यादा आता है, तो फिर क्या होगा? वो आइडियल सोल्यूशन नहीं होगा, वो रियल सोल्यूशन होगा। ठीक है, और समझ आ गए? अब देखिए ना, ये जो है 600 है, ये 580, इसका मतलब है ये कम हुआ है। क्यों कम हुआ है? आपने इसके अंदर ये डाला है, तो डालने से क्या हुआ? इनके दरमियान अट्रैक्शन हुई। अट्रैक्शन से जो है उसके वेपर्स जो हैं ये पहले से कम हो गए, और इसके भी वेपर्स हैं, क्योंकि ये भी लिक्विड है, हर लिक्विड की टेंडेंसी होती है कि वो वेपर में चेंज होता है। ठीक है, तो उसके वेपर जो हैं वो क्योंकि टोटल ज़्यादा हो गए ना, तो इसलिए जो है वेपर प्रेशर एक से ज़्यादा है और दूसरे से कम है। देखिए ना, इससे ये आंसर कम है और इससे जो है ये ज़्यादा है। ये ज़्यादा क्यों हो गया? इसके लिए यह है कि आपने इसके अंदर भी लिक्विड डाला है ना, तो अब इस लिक्विड के वेपर्स तो होंगे, उसके साथ साथ दूसरे के भी आ जाएंगे, तो इसलिए जो है 400 से आंसर ज़्यादा आ गया। 600 से कम क्यों हुआ? क्योंकि ये 600 उस सूरत में होता है जब ये प्योर होता है। जब आप इसके अंदर दूसरा लिक्विड डालते हैं तो ये 600 से कम हो गया है। कितना हो गया? 580 हो गया ना। तो दिस इज राउट्स लॉ व्हेन बोथ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशंस आर लिक्विड। क्लियर हो गया? तो राउट्स लॉ के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राउट्स लॉ हो गया। नेक्स्ट आते हैं जी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव का वर्ड जो है कोलेक्टिव से है। अब जैसे पानी जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर इसके अंदर कोई हम सैल्यूट ऐड करते हैं, ठीक है, तो सैल्यूट ऐड करने से सोल्यूशन बनता है। सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 नहीं है, क्या हुआ? 100 से ज़्यादा हो गया है, 101 हो गया है, और हमने सैल्यूट ऐड किया, अब और ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्वेंट के अंदर हमने सैल्यूट ऐड करना है, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो रही है। कौन सी प्रॉपर्टी? बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। ये चेंज हो जाती है। कब चेंज होती है? जब हम सोल्यूशन बनाते हैं, यानी प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नोट करें और उस पानी के अंदर चीनी थोड़ी सी डालकर उसका बॉइलिंग पॉइंट नोट करें, दोनों का एक जैसा नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्योंकि सोल्यूशन जो होता है ये जो है उस पर भी डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा है या कम है, क्योंकि जब सॉल्वेंट ज़्यादा कर देंगे और सैल्यूट की अमाउंट जो है
उसमें ऐड करेंगे और फिर सॉल्वेंट भी बढ़ा रहे हैं, साथ साथ सैल्यूट भी बढ़ा रहे हैं, फिर रिलेशन नहीं बनती। रिलेशनशिप के लिए एक चीज़ का फिक्स होना ज़रूरी है, तो हम सॉल्वेंट को फिक्स कर लेते हैं कि सॉल्वेंट की इतनी अमाउंट है, ये फिक्स है। मसलन मैं वाटर को 1 kg फिक्स कर लेता हूँ, 1 kg वाटर है, ठीक है, 1 kg वाटर फिक्स कर लिया, 1 kg वाटर, दिस इज सॉल्वेंट। अब बताइए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और 1 kg हो, 2 kg हो, 3 kg हो, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। कुछ प्रॉपर्टी क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं, कुछ प्रॉपर्टी जो होती हैं क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट जो है ये क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है। हाँ, अगर पानी की बजाय कोई और चीज़ लाओगे ना, अल्कोहल, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं होगा, कोई और होगा। तो 1 kg वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100। हम इसमें क्या करते हैं, इसमें 1 मोल यूरिया ऐड करते हैं, तो ये सोल्यूशन बन गया। अब इस सोल्यूशन में 1 kg वाटर है और यानी ये सॉल्वेंट हो गया 1 kg, और जो सैल्यूट इसके अंदर आपने ऐड किया है 1 मोल यानी 60 ग्राम यूरिया। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट हम नोट करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट नोट करें तो ये 100 नहीं होगा, 100.52 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यानी 1 मोल यूरिया ऐड करने से 100.52 यानी 0.52 बढ़ गया, 0.52 बढ़ गया। दिस इज एलिवेशन। अगर हम यूरिया जो है 1 मोल नहीं डालते, हम डालते हैं 0.1 मोल। देखिए 1 मोल ऐड करने से 0.52 की एलिवेशन हो गई, और अगर हम 0.1 मोल ऐड करते हैं तो फिर 0.052 की एलिवेशन होगी। देखें जब हम 1 से 0.1 पे आते हैं तो सॉल्वेंट फिक्स है, सॉल्वेंट इज फिक्स यानी 1 kg। तो जब सॉल्वेंट 1 kg हो और उसमें सैल्यूट जो है हम मोल में ऐड कर रहे हो, तो कौन सा कंसंट्रेशन यूनिट आएगा जिसमें सॉल्वेंट फिक्स होता है 1 kg, दैट इज मोलैलिटी। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हुई है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। यही समझ आए। देखिए दिस इज, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है ये क्या है, ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है कि जब पानी जो है 1 kg लिया जाए, उसका बॉइलिंग पॉइंट नोट किया जाए। अब उस पानी में आप 0.1 मोल यूरिया डाल दें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 0.05 होगा, लेकिन अगर 0.1 की जाए 1 मोल डालें तो 0.52 होगा। तो ये जो है एलिवेशन हुई है बॉइलिंग पॉइंट में, तो ये कम है, ये इससे ज़्यादा है। ये क्यों ज़्यादा हो गई, ये पहले कम थी अब ज़्यादा क्यों हो गई, इसलिए कि सैल्यूट पार्टिकल का नंबर जो है इस केस में और इस केस में एक जैसा नहीं है, सॉल्वेंट फिक्स है, दैट इज़ 1 kg। तो जो एलिवेशन हुई बॉइलिंग पॉइंट में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। कि मोलैलिटी जो है वो हमने देखा कि ये जो है 0.1 मोलल से 1 मोलल हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, हम उन प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं जो सैल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करती हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दोज प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, दोज प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सैल्यूट पार्टिकल, नॉट देयर नेचर। भाई उनकी नेचर पे ना डिपेंड करें, सैल्यूट पार्टिकल के नंबर पे करें डिपेंड। अगर हम 1 मोल यूरिया नहीं ऐड करते, हम 1 kg वाटर में, 1 kg वाटर है, हम इसमें 1 मोल ग्लूकोज का ऐड करते हैं, ग्लूकोज, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा इस सॉल्यूशन का कितना होगा जी, 100.52। तो इसका मतलब है कि यहाँ भी एलिवेशन जो हुई है, एलिवेशन ये 0.52 की हुई है, 0.52 सेंटीग्रेड बढ़ गया पहले से। तो ये जो एलिवेशन हुई है बॉइलिंग पॉइंट में और यहाँ जो एलिवेशन हुई है बॉइलिंग पॉइंट में, ये एक जैसी है, क्योंकि यहाँ भी 0.52 हुई है और यहाँ भी 0.52 हुई है। क्यों? इसलिए कि 1 मोल जब आप ग्लूकोज डाल रहे हैं तो इसका मतलब 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल है। यहाँ हमने 1 मोल जो है यूरिया डाला है तो इसका मतलब 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल। तो दोनों सॉल्यूशन एक जैसे पार्टिकल रखते हैं, इसलिए दोनों में एलिवेशन एक जैसी होगी।
तो ऐसी प्रॉपर्टी सोल्यूशन की, ये डाइल्यूट सोल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है, पहले मैं आपको बता दूं, जो सैल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करती हों उनको कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है। अच्छा, इसके लिए एक चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है कि ये सैल्यूट जो है और सॉल्वेंट ये कैसे होने चाहिए। सैल्यूट जो है ये होना चाहिए जी नॉन वोलाटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और सॉल्वेंट वोलाटाइल होना चाहिए। यानी सॉल्वेंट जो है ये वोलाटाइल हो, सैल्यूट वोलाटाइल ना हो, क्योंकि सैल्यूट पार्टिकल के नंबर पे ये डिपेंड कर रही हैं। अगर सैल्यूट वोलाटाइल हुआ तो वो तो निकल जाएगा बाहर, उसका नंबर तो फिर चेंज हो गया ना, इसलिए रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो सैल्यूट नॉन वोलाटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है? जैसे यूरिया और ग्लूकोज, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यानी इनको पानी में आप डालते हैं तो ये आयन में डिसोसिएट नहीं होते। अगर आप 1 मोल सोडियम क्लोराइड डालेंगे तो ये जो है 1 मोल सोडियम आयन 1 मोल क्लोराइड आयन ये ज़्यादा पार्टिकल देगा। तो अगर वो ज़्यादा पार्टिकल देता है तो एलिवेशन जो है इनसे ज़्यादा होगी। पॉइंट समझ आ गए? इनमें पार्टिकल एक जैसे हैं तो एलिवेशन एक जैसी हुई है। अगर आप पार्टिकल बढ़ा देंगे तो फिर एलिवेशन जो होगी वो चेंज हो जाएगी, इतनी नहीं होगी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी आपने पढ़नी है इस चैप्टर में? नंबर 1 आपने पढ़नी है जी लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में लोवरिंग जो होती है ये सैल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करती है। दूसरी है जी एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी जो आप पढ़ेंगे वो है डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस पे से क्वेश्चन लाजमी आता है, ये ना कहिएगा सर ने पहले बताया नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम ये स्टार्ट करेंगे लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्लियर हो गया कि वो प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की जो सैल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करती है। और सैल्यूट कैसा होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट नहीं होना चाहिए। देखिए एक तरफ हम यूरिया 1 मोल डालते हैं, एक तरफ 1 मोल सोडियम क्लोराइड डालते हैं, दोनों एक जैसे पार्टिकल नहीं रिलीज करेंगे। एक इलेक्ट्रोलाइट है, दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सैल्यूट नॉन वोलेटाइल और सॉल्वेंट वोलेटाइल हो। ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।